गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आधुनिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि जो लोग यूजीसी नेट के फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो आप जान लें कि नेट की जो डेट है, फॉर्म फिलिंग डेट, वो एक्सटेंड कर दी गई है। तो आप साइट पर जाके इसे चेक कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जिसको मैंने अलग सी वीडियो, मेरे को समय नहीं मिला तो मैंने आपको इसी वीडियो के माध्यम से दी है। तो चलिए देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। इस तरह का वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए हैं इस सीरीज़ को लेके, तो वो भी हम वॉच करेंगे क्योंकि काफ़ी समय से मैंने आपके कमेंट्स नहीं लिए थे। तो अभी हम वीडियो के माध्यम से ही कमेंट्स पर भी बात कर लेंगे। तो यहाँ पे इंदू जी का आया है कमेंट। तो थैंक्स मैडम इंदू, वेलकम। ये आपने 9 अक्टूबर 2020 का वीडियो देखा है, उस पर आपने कहा है। और फिर नूतन का आया हुआ है जो कि अभी डी सीरीज़ जो चल रही है उस पर उन्होंने कहा है। आपका भी नूतन वेलकम। और प्रिया प्रिया आप तो बहुत पुराने हैं तो मैं आपको बहुत अच्छे से पहचान गई हूँ। तो आप सभी कमेंट करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए अभी कमेंट्स छोड़कर हम अपनी स्टडी पे ही आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आ जाते हैं पहले प्रश्न पत्र पर, सॉरी पहले क्वेश्चन पे। तो यहाँ हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। जो न्यू व्यूवर हैं उनको मैं जानकारी देना चाहूँगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा का जानकार था? तो ये था वॉरेन हेस्टिंग्स। और ये प्रश्न आया हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2008 का ये प्रश्न रहा है। वॉरेन हेस्टिंग ने प्राचीन विधाओं तथा साहित्य को संरक्षण दिया। वह अरबी तथा फारसी जानता था और बंगला बोल सकता था। इसने चार्ल्स विल्किंसन की गीता के प्रथम अनुवाद की भूमिका लिखी थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 20 क्वेश्चन की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर और भी आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। वहाँ पर प्रैक्टिस सेट ए, बी और सी पहले ही अपलोड हो चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट डी चल रहा है। नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया? तो ये था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2008 और 10 का ये प्रश्न रहा है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का, जो 1740 में आरंभ हुआ था, विस्तार मात्र ही था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट टॉमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है, जो फ्रांसीसी सेना तथा कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच लड़ा गया। एक्स ला सापेल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो जाने पर कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। इसमें अंग्रेजी व फ्रांसीसी दोनों दल बराबर रहे। भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? तो ये रक्षा था यूरोपियों को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की। पब्लिक सर्विस कमीशन प्री इंडियन हिस्ट्री 2008 का ये प्रश्न रहा है। 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। तब व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री नाम से भी जाना जाता था। फैक्ट्री में 3 तरह के लोग शामिल थे: लिपिक, करिंदे, सौदागर। फैक्ट्री वास्तव में यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम के लिए थी।
फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी का अस्तित्व आया है 1700 में। पब्लिक सर्विस कमीशन प्री इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2008 का ये प्रश्न रहा है। 1697 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी थी। ब्रिटिश सम्राट विलियम तृतीय के नाम पर इसे फोर्ट विलियम नाम दिया गया। 1689 में बंगाल के मुगल सूबेदार ने अंग्रेजों को कलकत्ता के अतिरिक्त सुतानौती और गोविंदपुर के ग्रामों का भूमि कर अदा करके लेने की अनुमति प्रदान की। फोर्ट विलियम के निर्माण के साथ कलकत्ता की सुरक्षा व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वह अब सुनिश्चित हो गई। कंपनी के निर्देशकों ने 1700 में बंगाल को मद्रास से स्वतंत्र कर एक अलग प्रेसिडेंसी बना दिया। वॉल्स आयर इसके प्रथम प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 1763 के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी था। तो कौन ब्रिटिश अधिकारी था? ये था मेजर हेक्टर मुनरो। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2008 का ये प्रश्न रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम में युद्ध 1763 में ही आरंभ हो गया। कई झड़पें हुई तथा मीर कासिम ने हार खाई। वह बचकर अवध पहुंचा तथा अवध के नवाब तथा मुगल सम्राट ने मिलकर अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने की योजना बनाई। इन तीनों की सम्मिलित सेना, जिसमें 40 से 50 हजार सैनिक थे, की टक्कर कंपनी की सेना से हुई। कंपनी की सेना में 1772 सैनिक थे तथा उनकी कमान मेजर मुनरो के हाथ में थी। निर्णायक युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर नामक स्थान पर हुआ और अंग्रेज विजयी हुए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं जानकारी देना चाहूँगी कि यदि आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन के माध्यम से भी आप वीडियोस देख सकते हैं। इस चैनल पर आपको एनटीए यूजीसी नेट के ओल्ड पेपर और पीजीटी टीजीटी के ओल्ड पेपर मिल जाएंगे। तो इसको देखने के लिए आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक के माध्यम से इसे देख सकते हैं। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार लिखिए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो इसे हमें क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो आएगा वो होगा कालकोटरी की घटना हुई थी। इसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, फिर मीर जाफर की मृत्यु हो गई और लास्ट में इलाहाबाद की संधि हुई। तो ये करेक्ट पोजीशन में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। और ये प्रश्न आया हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2008 में। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। 20 जून 1756 के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ है 22 अक्टूबर 1764 को। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना से पराजित हुई, जिसका नेतृत्व मेजर मुनरो ने किया। इसके बाद मीर जाफर की इसकी मृत्यु हुई है फरवरी 1765 में और इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 में। रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? तो इसका वित्त मंत्री था दीनानाथ। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2008 का ये प्रश्न रहा है। रणजीत सिंह का वित्त मंत्री दीनानाथ था। फकीर अजीमुद्दीन उसका विदेश मंत्री था। रणजीत सिंह की विशेष आदर्श सेना, जिसे फौज ए खास कहते थे, का गठन 1822 में जनरल वंतूरा तथा अलॉर्ड द्वारा किया गया था। इलाही बख्श उसके तोपखाने का कार्यवाहक था। किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ?
तो ये विद्रोह हुआ है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2008 का ये प्रश्न रहा है। श्वेत विद्रोह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ। श्वेत विद्रोह का कारण एल्बर्ट विधेयक था, जिसे रिपन के समय प्रयुक्त किया गया। एल्बर्ट विधेयक में भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय मुकदमे को सुनने का अधिकार दिया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स, थोड़ा स्कैन लाइट हुआ है। ये मैं रीड कर देती हूँ इसे। किसी काल में ब्लैक होल की घटना हुई? तो ये घटना हुई है सिराजुद्दौला के काल में। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2009, टीजीटी हिस्ट्री 2004 और पीजीटी हिस्ट्री 2003 का ये प्रश्न रहा है। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। यह बहुचर्चित घटना सिराजुद्दीन के काल में 20 जून 1756 ईस्वी को घटित हुई। युद्ध की आम प्रणाली के अनुसार अंग्रेज बंदियों का, जिसमें स्त्रियां तथा बालक भी सम्मिलित थे, एक पक्ष में बांध दिए गए थे। कहा जाता है कि 18 फुट लंबे, 14 फुट और 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 बंदी कर दिए गए थे, यानी कि बंद किए गए थे लोगों को, 146 जिनकी संख्या थी। 20 जून की रात्रि को ये बंद किए गए तथा अगले प्रातः उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बच पाए। शेष उस जून की गर्मी और घुटन अथवा एक दूसरे से कुचले जाने के कारण मर गए। जेड हॉलवेल, जो शेष जीवित रहने वालों में से एक थे, इस कथानक के रचयिता माने जाते हैं, लेकिन इस घटना में मरने वालों के नाम नहीं हैं। निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की? तो ये उपाधि दी गई है मोहम्मद शाह के द्वारा। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2009 का ये प्रश्न रहा है। स्थानीय तथा विदेशी व्यापार के कारण व्यापारिक पूंजीपतियों का विकास हुआ तथा बैंक पद्धति का भी विकास हुआ। उत्तर भारत में जगत सेठों का तथा दक्षिण भारत में चेट्टियों का उदय हुआ। उत्तरकालीन मुगल काल में फतेह चंद प्रमुख व्यापारी था, जो मुगल शासकों को भी पैसा उधार देता था। उसे मोहम्मद शाह ने जगत सेठ की उपाधि प्रदान की। ये राजवंशों के लोगों को अपनी पूंजी से ऋण देते थे, परंतु उनमें उन्नति करने की आकांक्षा न थी। अमीर चंद फतेह चंद का ही वंशज था। निम्नलिखित में से प्रथम बार किसने स्वीकार किया था कि प्लासी में अंग्रेजों की विजय विश्वासघात की विजय थी? तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2009 का ये प्रश्न रहा है। उपयुक्त प्रश्न का उत्तर डी होगा, मतलब कि कोई नहीं होगा। प्लासी के युद्ध के परिणामों के संदर्भ में मेल्सन ने लिखा कि इतना तात्कालिक, स्थायी और प्रभावशाली परिणाम वाला कोई युद्ध नहीं हुआ। इस युद्ध की विजय ने बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली। भारतीय इतिहासकार के एम पणिक्कर के अनुसार प्लासी सौदा था, जिसमें बंगाल के धनी लोग और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों को बेच दिया। अलीनगर की संधि कब हस्ताक्षर हुए? तो अलीनगर की संधि पर जो हस्ताक्षर हुए हैं वो हुए हैं फरवरी 1757 को। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम इंडियन हिस्ट्री 2009 का ये प्रश्न रहा है। एक बार डिटेल वॉच कर लेते हैं। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि की गई थी। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों को फारूक शेर द्वारा प्रदत्त अधिकार वापस कर दिए गए। सिराजुद्दौला ने 3 लाख रुपए क्षति के रूप में दिए। कलकत्ता के किलेबंदी की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई।
अंग्रेजों को बंगाल में सेना रखने का भी अधिकार मिला। यह भी निश्चित किया गया कि तीसरी शक्ति के आक्रमण पर अंग्रेज धन एवं सेना से नवाब को सहयोग देंगे। क्लाइव को यह शक था कि कहीं उसे मद्रास वापस ना बुला लिया जाए अथवा फ्रांसीसी एवं नवाब के मध्य समझौता ना हो जाए, इसलिए उसने यह संधि केवल एक सुविधाजनक सामाजिक उपाय मानकर कर ली थी। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कृष्णदेव राय के शासनकाल में आने वाले 2 पुर्तगाली वासी कौन थे? तो वो पुर्तगाल वासी थे, यहां नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से हमें चूज करना है। तो ये हो जाएंगे डोमिंगो पेस और फॉरेनाओ नूनिज। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2010 का ये प्रश्न रहा है। ऑप्शन बी हमारा इसके अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। कृष्णदेव राय के शासनकाल में 2 पुर्तगाली पर्यटक आए थे, डोमिंगो पेस और फेरनाओ नोनीज। डोमिंगो पेस कृष्णदेव राय की न्यायप्रियता और विद्वानता का वर्णन अपने यात्रा विवरण में लिखता है। निकोलो कोंटी इटली का पर्यटक था और अब्दुल रज्जाक फारस का विदेशी यात्री था, जिसने देव राय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर का दौरा किया। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य था। तो क्या लक्ष्य रहा है? ये लक्ष्य रहा है व्यापार, भूभाग नहीं, केवल व्यापार करना ही उद्देश्य था। और ये प्रश्न आया हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2010 का और एनवीएस पीजीटी हिस्ट्री 2019 में भी ये प्रश्न आया हुआ है। दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र चार्टर प्रदान किया। कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य था भूभाग नहीं बल्कि व्यापार करना। 15 वर्ष बीतने के बाद 1509 में सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। निम्नलिखित में से कौन रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में उल्लिखित गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं था? तो हाइड ये सदस्य नहीं था, बाकी सभी सदस्य इसमें मौजूद थे, क्लेवरिंग, मॉनसन और वारवेल। और ये प्रश्न आया हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन प्री इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2010 में। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसके अनुसार भारत में शासन का भार गवर्नर जनरल तथा उसकी 4 सदस्य वाली परिषद पर डाल दिया गया। यद्यपि इस परिषद का अध्यक्ष गवर्नर जनरल होता था, परंतु निर्णय बहुत बहुमत से होते थे। इन 5 सदस्यों के नाम एक्ट में दिए गए हैं। इसमें हेस्टिंग्स तथा वॉरवेल तो भारत में ही थे, शेष क्लेवरिंग, फ्रांसिस, मॉनसन अक्टूबर 1764 में इंग्लैंड से भारत पहुंचे थे। राजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो ये प्राप्ति हुई है शाह सुजा से। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2018 का ये प्रश्न रहा है। 1809 में शाह सुजा ने काबुल की गद्दी प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और 1831 में उसे कोहिनूर हीरा भेंट किया। बाद में शाह सुजा कंपनी के नियंत्रण में आ गया और लुधियाना में रहने लगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और ये एग्जाम है एलटी ग्रेट एग्जाम 2018 का ये प्रश्न रहा है।
तो जो सही नहीं है वो हो जाएगा देवगिरी की संधि, ऑप्शन डी हमारा सही नहीं है, इनकरेक्ट है और यही आंसर बनेगा। चलिए यहाँ आ जाते हैं और करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 में, प्लासी का युद्ध हुआ है 23 जून 1757 में, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में और देवगांव की संधि हुई है 17 दिसंबर 1803 में। और यहाँ पे दिया हुआ 1818 जबकि 1803 होना चाहिए था। अठारह 131 एडी बालाकोट का युद्ध निम्न सेनाओं के मध्य लड़ा गया। तो किन सेनाओं के मध्य ये युद्ध लड़े गए हैं? तो ये युद्ध हुआ है राजा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा रंजीत सिंह और सैयद अहमद राय बरेली के मध्य। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2011 का ये प्रश्न रहा है। 1831 एडी में बालाकोट का युद्ध सिख राजा रणजीत सिंह और सैयद अहमद राय बरेली के मध्य लड़ा गया। पंजाब के सिख राज्यों में मुस्लिम जनता के प्रति दुर्व्यवहार के प्रश्न को लेकर सैयद अहमद ने जिहाद का आह्वान किया। हजारों की संख्या में मुजाहिद तैयार किए गए और सिख राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई। 1826 में प्रारंभ हुआ यह आंदोलन 5 वर्षों तक चलता रहा और 1831 के पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत के आबोटाबाद जिले में बालकोटा के स्थान पर सैयद अहमद लड़ते हुए मारे गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। वांडी वॉश का युद्ध 1760 में लड़ा गया था। तो यह लड़ा गया है ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनी के मध्य, ये लड़ा गया है और ये प्रश्न आया हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2011 का। वाड़ीवास का युद्ध 1760 में ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी कंपनी के मध्य हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1758 से 63 ईस्वी में यूरोपीय संघर्ष का ही एक भाग था। पोपकॉर्न के नेतृत्व में अंग्रेजी बेड़े ने डआस के नेतृत्व में फ्रांसीसी बेड़े को 3 बार पराजित किया तथा उसे भारतीय सागर में लौट जाने पर बाध्य कर दिया। इससे अंग्रेजी विजय स्पष्ट हो गई तथा 1760 में सर आयरकूट ने वाड़ीवाश के स्थान पर फ्रांसीसी को बुरी तरह पराजित किया। बुसी युद्ध बंदी बना लिए गए और जनवरी 1761 में फ्रांसीसी पराजय के पश्चात पांडिचेरी लौट गए। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। तो एक बार प्लेलिस्ट देखना ज़रूरी है, जो न्यू व्यूअर हैं उनको जानकारी देने के लिए। यहाँ पर मैंने एनटीए यूजीसी नेट के हिस्ट्री के पेपर अपलोड किए हैं और ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको पेपर डिवाइड में भी मिल जाएंगे, यानी प्राचीन इतिहास के अलग वीडियो आपको मिलेंगे और मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चंस जिसको मैंने अलग अपलोड किया है, तो डिवाइड करके भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ब्लू कलर में आपको प्राचीन इतिहास का जो सेक्शन दिख रहा है, ये एनटीए यूजीसी नेट का ओल्ड पेपर है जिसमें प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन मिलेंगे। इसी तरह से पिंक कलर में आप देख सकते हैं यहाँ पर मध्यकालीन इतिहास दिया हुआ है और इसमें आपको एनटीए यूजीसी नेट का जो इतिहास का पेपर होता है उसके मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसी तरह से आधुनिक इतिहास जो आप लाइट ग्रीन कलर में देख रहे हैं, इसमें आपको आधुनिक इतिहास के वो क्वेश्चन हैं जो कि एनटीए यूजीसी नेट के हिस्ट्री एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस तरह से डिवाइड करके भी आप इसे वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के ओल्ड पेपर देख सकते हैं और भी बहुत से पेपर यहाँ पे अपलोड किए गए हैं, या प्रैक्टिस सेट है। फिर डिस्क्रिप्टिव वे में स्टडी करना चाहते हैं तो शॉर्ट में और जल्दी स्टडी के लिए भी एक प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है डिस्क्रिप्टिव स्टडी के नाम से, तो इसे आप वॉच कर सकते हैं। ये ब्लैक कलर के थंबनेल में आपको दिख रहा होगा, 108 इसमें वीडियो अपलोड किए गए हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, इसमें आपको बहुत से वीडियो इतिहास से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा और बहुत से लोगों को वीडियो पसंद भी आ रहा है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, जल्दी ही हम लाइव क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। अभी कुछ समय अभाव के कारण मैं लाइव क्लास नहीं दे पा रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ समय निकालने के लिए, और जैसे ही समय मिलता है हम कंटिन्यू लाइव क्लास करेंगे। वैसे अभी ये जब समय मुझे मिलेगा तो मैं मंडे को आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।